प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का भाग 19। प्रातःकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे न करना चाहिए था। मेरा विचार यह कदापि न था कि रुपए आपको लौटा दूं। मैंने सर्राफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपए लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे। आप रुपए भेज दे। उसी थैली में 200 रुपए मेरे भी थे, वह भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौटकर न आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता था। कभी सोचता कहीं बहाना न कर दे या घर पर मिले ही नहीं या 2-4 दिन के बाद देने का वादा करे। सारा दारोमदार रतन के रुपए पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपए तो दे दिए थे मगर खत का कोई जवाब न दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा, रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया। मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती। कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सुध न रही। कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधों की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरिया बदल कर कहा, तो क्या 4 हाथ गोड़ कर ले? कामे से तो गवा रेबन बाबू, मेम साहब के 3 रुपया लेबे का भेजिन रहा। जालपा बोली, कौन मेम साहब? कार ने कहा, जॉन मोटर पर चढ़कर आवत है। जालपा बोली, तो लाए रुपए? कार ने कहा, लाए काहे नाहिब, पृथ्वी के छोर पर तो रहते, दौरत दौरत गोड़ पिराए लाए। जालपा बोली, अच्छा चटपट जाकर तरकारी लाओ। कहार तो उधर गया। रमा रुपए लिए हुए अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना? अब तो मुझसे नहीं लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। जालपा ने कहा, मैंने कह दिया था रुपया दे दूंगी, तुम्हें इतनी जल्द मांगने की क्यों सूझी? समझा होगा इन्हें मेरा इतना विश्वास भी नहीं। रमा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपए नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपए ज्यादा है। उसने आप ही आप भेज दिए। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपए बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपए रखे हैं, सब इसी साल के हैं, चमाचम। देखो तो आंखें ठंडी हो जाए। इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी, बाबूजी, सेठ ने रुपए के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करने अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ? कैसे रुपए? मेरे यहां किसी के रुपए नहीं आते। प्यादा बोला, छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गए, अभी तक एक पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा और बोले, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कह देते? कितना बाकी है इसका? रमा कुछ जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 है बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गई। 700? क्यों जी, यह तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक से मालूम नहीं है। प्यादा बोला, मालूम क्यों नहीं? पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं। कम कहां से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूं। प्यादा बोला, हम बिना कुछ लिए नहीं जाएंगे साहब, आप यों ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती।
रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम नहीं था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखों सो रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो, रमा पिता की आत्मा का यह घोर अपमान न कर सकता था। वह उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम अभी यहीं खड़े हो? हट जाओ, नहीं तो धक्का देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा बोला, हमारे रुपए दिलवा दीजिए, हम चले जाए। हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिल रही है क्या? रमानाथ बोला, तुम न जाओगे? जाओ, लाला से कह देना नालिश कर दे। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्या बेशर्मी की बातें करते हो जी? जब फिर हमें रुपए न थे तो चीज लाई ही क्यों? और लाए तो जैसे बने वैसे रुपए अदा करो। कह दिया नालिश कर दो। नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेगी, मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुमको यह सूझी क्या कि एक बारगी इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाद दी? कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी। और वह औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहूदगी करने देती है और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो नहीं है। रमा को पिता की यह डांट बहुत बुरी लगी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहक ही इतना बिगड़ रहे हैं। आपसे रुपए मांगने जाऊं तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उसने कहा, यह तो आप ही की करनी का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। प्यादे ने पिता और पुत्र में वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वह हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है, पर बैठक बाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक वह इस समस्या की ओर व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था। कैसे क्या होगा, यही शब्द अगणित बगलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। वह इस पर विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गई। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था इसके अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं। रमा ने सिर झुकाकर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपए दिए थे। जालपा बोले, दिए होते तो कोई रुपयों का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद नहीं की थी। और मान लो मैं 2-4 बार कहती भी, तुम्हें समझ बूझकर काम करना चाहिए था ना। अपने साथ मुझे भी 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चुराया था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाए। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे यह छल कर रहे हो। कोई वेश्या तो थी नहीं
कि तुम में नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों ही की साथिन हूं। भले में तुम चाहे मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी। रमा के मुख से एक भी शब्द ना निकला। दफ्तर का समय आ गया था। भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। जागेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए चले जाओगे? रमा ने कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपट कर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपए है उन्हें क्यों नहीं सर्राफ को दे देते? रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए न मांगे थे। वह जानता था जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाने से उसे संकोच नहीं बट परंतु भय हो रहा था। कहीं वह फिर न उपदेश देने बैठ जाए। उसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी, मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशाबंदी ठिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वह बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था रमा रुपए पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी न हुई। अभी 300 रुपए की फिक्र करनी थी। वह कहां से आएंगे? भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है। 2-4 फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उससे जॉर्ज टाउन चलने को कहा। शायद रतन से भेंट हो जाए। वह चाहे तो 300 रुपए का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वह सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूंगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वह बरामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया। उसने भी हाथ उठाया, पर वहां उसका सारा संयम टूट गया। वह बंगले में न जा सका। टांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वह चला जाता। वह बरामदे में न बैठी होती तब भी शायद वह अंदर जाता, पर उसे सामने बैठा देखकर वह संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर चलो। तांगे वाले ने घोड़ा उधर मोड़ दिया। 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा। जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करेंगे। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली। देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वह उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे जी? खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं। चपरासी मिला था क्या? रमा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर नहीं था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था। एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। रमेश बाबू बोले, कैसे मुसीबत? घर पर तो सब कुशल है। रमानाथ ने कहा, जी हाँ, घर पर तो कुशल है। कल शाम को यहाँ काम बहुत था। मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही नहीं रही। जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपए थे। सोचने लगा इसे कहाँ रखूं। मेरे कमरे में कोई संदूक है नहीं। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊं। 500 रुपए नकद थे, वह तो मैंने थैली में रखे। 300 रुपए के नोट जेब में रख लिए और घर चला। चौक में एक दो चीजें लेनी थी। उधार से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। रमेश बाबू ने आंखें गाड़ कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? जी हां, कोट के ऊपर की जेब में थे। किसी ने निकाल लिए? रमेश बाबू बोले, और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? रमानाथ बोला, क्या बताओ बाबूजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वह बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक किसी फिक्र में दौड़ रहा हूं। कोई बंदोबस्त न हो सका। रमेश बाबू बोले, अपने पिता से तो कहा ही ना होगा। रमानाथ ने कहा,
उनका स्वभाव तो आप जानते ही हो। रुपए तो न देते, उल्टी डांट सुनाते। रमेश ने कहा, तो फिर क्या फिक्र करोगे? रमानाथ बोला, आज शाम तक कोई न कोई फिक्र करूंगा ही। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, तो फिर करो ना। इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे? यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा न गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। सच सच बता दो, कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे क्यों रुपए मांगे थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कलई तो न खुल जाएगी। बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूंगा? उस दिन तो आपसे रुपए इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक जरूरत आ पड़ी थी। घर में रुपए नहीं थे। आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया था। बहुत हंसे। दूसरा इंतजाम कर दिया। इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। रमेश ने कहा, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता है तो मैं खत लिखकर मंगवा लूं? रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा न कीजिएगा। ऐसी इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए। रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे? रमानाथ बोला, हाँ, आशा तो जरूर है। रमेश ने कहा, तो इस थैली के रुपए जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूं, अगर कल 10 बजे रुपए न लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, मगर तुम अभी लड़के हो, इसलिए क्षमा करता हूं। वरना तुम्हें मालूम है, मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरावत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूं। मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो। हाँ, किसी का कर्ज नहीं रखता, न किसी को कर्ज देता हूं, न किसी से कर्ज लेता हूं। कल रुपए न आए तो बहुत बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से न बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होती। हथकड़ियां, यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आई। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थी। सूर्य का कहीं पता न था। क्या वह भी उस घटारूपी कारोबार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं?